बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में देखेंगे। तो इसके दो लेक्चर होंगे। इस लेक्चर में हम इसके जो बुनियादी पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे और अगले लेक्चर में हम टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फ़ंड देखेंगे। तो ये पेपर में एक फुल फ्लैज सवाल भी आया हुआ है, आता है, कई पेपरों में आ चुका है 20 मार्क्स का। और इसका जो पॉइंट है यानी प्रोविडेंट फ़ंड के हवाले से जो कंपलसरी सवाल है इनकम टैक्स का, उसमें भी इसका पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए इसको ज़रा आप अहमियत दें, अच्छे तरीके से कर लें। अगर फुल फ्लैज सवाल आ गया तो फिर तो आपको बहुत चांसेस हैं 20 मार्क्स में से 16, 15 ले सकते हैं। और वैसे भी इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं सैलरी। तो इनकम टैक्स में हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है MTS, दूसरा बेसिक सैलरी और तीसरा सैलरी। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, तीनों का ताल्लुक सैलरी से और तीनों अलग अलग जगह पर यूज़ होते हैं। मिनिमम टाइम स्केल जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम अकोमोडेशन फैसिलिटी की टैक्सेशन करेंगे। बेसिक सैलरी की हमें ज़रूरत पेश आएगी मेडिकल फैसिलिटी में, और जो सैलरी है इसकी हमें ज़रूरत पेश आएगी प्रोविडेंट फ़ंड में। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, तीनों जो हैं ये क्या है। तो सबसे पहले है मिनिमम टाइम स्केल। मिनिमम टाइम स्केल आपने इस तरह की जो चीज़ है ये देखी होगी, अक्सर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा। ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको हम स्केल भी कहते हैं। गवर्नमेंट इदारों में इस तरह स्केल्स बने होते हैं, यानी ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक इस तरह हर एक मुख्तलिफ होते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 1, 2, 3 तो ये बढ़ते जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं मिनिमम टाइम स्केल। तो अगर सवाल में अकोमोडेशन फैसिलिटी के बारे में दिया होगा तो ये भी आपको ज़रूर दिया होगा। अगर ये नहीं दिया जाता, सपोज़ कोई ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है, तो फिर आप बेसिक सैलरी लेंगे। अच्छा, MTS में और बेसिक सैलरी में थोड़ा ही फ़र्क है। MTS तो ये चीज़ होगी, ये जो है इसको हम कहते हैं इनिशियल बेसिक। यहाँ से सैलरी स्टार्ट होती है, बेसिक सैलरी। इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट, और ये उस स्केल की आखिरी स्टेज होती है, मैक्सिमम स्टेज या मैक्सिमम लेवल भी आप इसको कह सकते हैं। तो क्या होता है कि जब साल पूरा हो जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब साल पूरा कर लेता है सर्विस, पहले साल उसकी लिमिट है 6 मंथ, उसकी एक डेट होती है, यानी 1 दिसंबर। इस डेट को इंक्रीमेंट लगती है 1 दिसंबर को। इस डेट से पहले अगर उसने 6 मंथ सर्विस कर ली तो ये इंक्रीमेंट लग जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिक पे, और अलाउंसेस का तल्लुक इन चीज़ों से होता है, यानी या MTS से होगा, जैसे ये अभी मैंने बता दिया। तो अब क्या होगा कि जब 1 साल पूरा हो जाएगा, या अगर पहला साल है ज्वाइनिंग, तो ये 6 माह अगर सर्विस पूरी हो गई है 1 दिसंबर को, तो उसकी एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, यानी ये चेंज हो जाएगी। यानी पहले साल ये 25,000 है, तो जब दूसरा साल आएगा तो ये 26 हो जाएगा। फिर जब अगला साल उसने फिर सर्विस पूरी कर ली, फिर तो डेफिनेटली पूरा साल होगा। पहले साल में कुछ टाइम कमी हो सकती है, अगर 6 महीने नहीं पूरे हुए तो ये अगले साल भी 25 ही चलेगी, यानी उसकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। लेकिन अगर 6 महीने पूरे हो गए हैं तो एक इंक्रीमेंट लग जाएगी, 26 हो जाएगी। फिर अगला साल सर्विस पूरी करेगा तो ये 27 हो जाएगी। इस तरीके से ये इंक्रीमेंट लगती रहती है। इसको हम कहते हैं बेसिक सैलरी। ठीक हो गया, यानी ये इनिशियल हो गई, यहाँ से स्टार्ट होगी
और फिर जैसे जैसे वो सर्विस करता जाएगा तो हर साल ये इंक्रीमेंट लगती जाएगी, तो उसकी जो इनिशियल है ये चेंज हो जाएगी बेसिक पे में। इसको हम कहते हैं इनिशियल बेसिक, और जब इंक्रीमेंट लगती जाती है तो उसको हम कहते हैं बेसिक, रनिंग बेसिक। दो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, इनिशियल बेसिक, रनिंग बेसिक। तो इंक्रीमेंट लगने से जो करंट जो ले रहा होता है जिस वक्त हम उसकी टैक्सेशन करते हैं उसको हम कहते हैं रनिंग बेसिक। तो रनिंग बेसिक जो है वो यानी इनिशियल बेसिक, और जो जितनी भी उसने इंक्रीमेंट्स अर्न की होंगी वो ऐड करके ये रनिंग बेसिक। और तीसरा है सैलरी। इसका तल्लक टैक्स ट्रीटमेंट के हवाले से है। ये सिर्फ प्रोविडेंट फंड में यूज़ होती है टैक्स लगाने के लिए। तो ये क्या है, सैलरी इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस, ये हो जाएगी सही। तो अभी जब हम टैक्स निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड में इसका लेंगे, प्रोविडेंट फंड में ये यूज़ होगी। ठीक हो गया, इन तीनों की समझ आ गई, मिनिमम टाइम स्केल, बेसिक सैलरी और सैलरी। अब हम बढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड की टाइप्स। जनरली टैक्स ट्रीटमेंट को छोड़ के दो तरह के प्रोविडेंट फंड हैं, यानी अभी हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं। प्रोविडेंट फंड ये दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड, और इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि मुख्तसर बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, कि इसमें हर महीने गवर्नमेंट जो है कंपल्सरी, यानी ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है, क्या करेगी, उसकी तनख्वाह से कुछ पैसे काट लेगी। इसके बाकायदा रेट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में। तो और ये नॉर्मली यूज़ भी गवर्नमेंट इदारों में होते हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड भी और कंट्रीब्यूटिव, ये गवर्नमेंट इदारों में यूज़ होते हैं। तो इसके बाकायदा रेट्स आते हैं कि कितने पैसे काट रहे हैं। तो क्या करते हैं कि जितने पैसे होंगे हर महीने उसके कटते जाएंगे। सपोज़ एक मुलाजिम है, उसके 2000 रुपये का रेट है, 2000 है, उसकी तनख्वाह से हर महीने 2000 कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा, और जब वो रिटायर होगा, अच्छा इसको क्या करते हैं इदारा, किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देगा। तो दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो इसको क्या अपनी कंट्रीब्यूशन होगी, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, और प्लस इसके ऊपर हर साल जो इंटरेस्ट लगेगा, और जितना पैसा जो में होगा उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। यानी उसके अपने पैसे जो कटे, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, और इसके बाद ये सारे जो पैसे हैं जमा होकर रिटायरमेंट के वक्त उसको वापस कर दिए जाते हैं। दिस इज़ जनरल प्रोविडेंट फंड। इसकी रीज़न क्या है, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि हम तो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, यानी हमें सेविंग की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। मेजॉरिटी क्या करती है, तो एक तो उसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कंपल्सरी पैसे आपके काटती, ताकि जब आप रिटायर हों तो आपको ये पैसे मिल सकें। अगर खुदा न खास्ता कोई डेथ केस हो जाए तो कुछ पैसे जो हैं, जो उसके लीगल हीयर्स हैं, लवाहिकीन हैं, बेवा है, फैमिली है, तो उसको मिल जाए। एक तो ये वजह होगी, और दूसरी वजह ये होती है कि गवर्नमेंट अपने आप को भी प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट यानी दो वजह हो गई, एक तो सेविंग का एंगल हो गया कि सेविंग की जाए, और दूसरा जो है कि गवर्नमेंट जब कई दफ़ा मुलाजिम ऐसे ही होते हैं कि दौरान सर्विस छोड़ जाते हैं, अचानक नौकरी छोड़ जाते हैं, तो उनके ज़ुम्मे कुछ ड्यूज़ होती हैं, उन्होंने इदारे से कोई लोन लिया होता है, तो कुछ पैसे ये प्रोटेक्शन में रखे जाते हैं ताकि अगर वो अचानक छोड़ जाए, ठीक है, तो वो जो वाजिबात गवर्नमेंट ने लेने हैं इससे उसकी रिकवरी हो सके। तो ये हो गया आपका जनरल प्रोविडेंट फंड। दूसरी तरफ आ जाएं कंट्रीब्यूटरी, इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफा हो जाता है कि अमूमन ये जो
ये जो जनरल प्रोविडेंट फंड है ये होता है नॉर्मली नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो इदारे जो प्रॉफिट नहीं कमाते उनमें ये राइज है, वहाँ पे पेंशन होती है। और नॉर्मली ये जो एजुकेशन है गवर्नमेंट के इदारे हैं, स्कूल कॉलेजेस, इसी तरह और भी जो इंतज़ाम चलाने के लिए जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है बल्कि मुल्क के निज़ाम को चलाना है, तो वहाँ पे ये होता है। और ये होता है कॉरपोरेशन में, यानी गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कि बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे PIA है, इसी तरह स्टील मिल है पाकिस्तान स्टील, इसी तरह रेलवे हो सकता है, यानी जो इदारे प्रॉफिट कमाने के लिए हैं गवर्नमेंट के लेकिन वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर नॉर्मली ये चीज़ होती है कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसमें क्या होता है, एक तो मुलाजम के पैसे हो गए, एक तो मुलाजम के पैसे कटे, सेल्फ कंट्रीब्यूशन, फिर जितने पैसे जो हैं वो मुलाजम के कटते हैं उतने ही इदारा खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी इधर क्या था 2000 कटा और इधर क्या होगा 2000 ही इदारा लगाएगा, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। और तीसरी ये दोनों जो पैसे यहाँ पे 2000 रुपये किसी जगह पर लगा दिए गए हर महीने, इधर क्या होगा 4000 रुपये लगा दिए जाएंगे किसी जगह पे प्रॉफिटेबल, ताकि अच्छे रिटर्न मिल सके। तीसरी चीज़ जो होगी वो इंटरेस्ट है। और चौथा जो है यानी क्या होगा जब तीनों जमा हो जाएंगे तो ये एक्यूमुलेशन रिटायरमेंट के वक़्त मुलाजम को वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पर इदारा भी कंट्रीब्यूट करता है और इधर इदारा कंट्रीब्यूट नहीं करता, मुलाजिम को सिर्फ अपने पैसे और उसके ऊपर इंटरेस्ट। इसमें अपने पैसे प्लस जो इदारे ने लगाए वो और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये एक्यूमुलेशन, ये हो गई एक जनरल। अब हम देखते हैं टैक्स व्यू पॉइंट से, जो कि आपके पेपर में सवाल आता है। उसमें क्या है कि 3 तरह के जो हैं ना वो इदारे हैं टैक्स व्यू पॉइंट से। ये वाला 5वां पॉइंट, इसमें क्या है, एक तो है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और तीसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये दूसरे वाला, यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना कंट्रीब्यूटरी, ये वो वाला है, इससे मुराद कंट्रीब्यूटरी, दूसरा नहीं। यानी ये जो अभी हम आपका पेपर में सवाल आएगा वो ये वाला है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटरी वाला, जिसमें इदारा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये जो रिकॉग्नाइज फंड है ये अगर वो इनकम टैक्स अथॉरिटी से कमिश्नर इनकम टैक्स ने उसको अप्रूव कर दिया हो उस प्रोविडेंट फंड को, यानी ये गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इनकम टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो इसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड। और अगर उन्होंने नहीं कराया तो उसको हम कहेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड फंड। यानी पेपर में ये सवाल आएगा 3, यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट बताइए। ठीक है, अभी इसको अगर आपने करना है तो ये जो पहले 3 पॉइंट जो मैंने अभी समझाए हैं इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।